हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं संदीप कुमार साइमलन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हम इस चैप्टर में ऑलरेडी दो वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने एक में रोड नेटवर्क के बारे में बात की थी, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की थी, और एक में हमने बात की थी रेलवे के बारे में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने, और वो है आपका वाटरवेज। तो आज हम अभी वाटरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटरवेज एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट का मीडियम है हमारे पास, और ज्यादातर जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जिसको हम कहते हैं, वो वाटरवेज के थ्रू ही होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि ये जो है ना, एक ग्रेट एडवांटेज देता है हमें वाटरवेज, जिसमें ना तो हमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, ना ही हमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, और हमें लंबे लंबे जो रूट्स हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस कॉस्ट के। हमें कोई उन पे खर्च नहीं करना पड़ता, और जो बल्कि और हैवी मटेरियल्स है वो भी हम आसानी से कम फ्यूल खर्च के हम इस रूट के थ्रू, यानी वाटरवेज के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वाटरवेज की, और इसीलिए हम आज के टाइम अगर हम देखें तो वाटरवेज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब बात आती है फॉरेन ट्रेड की, तो ज्यादातर वाटरवेज के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके दिया गया है कि जो वाटरवेज के एडवांटेज हैं, एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज दैट डज नॉट रिक्वायर रूट्स कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। और ओशियन जो है वो लिंक्स हैं आपस में, ओशियंस आर लिंक्ड टू ईच अदर, और वो नेविगेबल हैं। शिप्स वगैरह वेरियस साइज की जो शिप्स हैं वो आराम से जो है वो मूव कर सकती हैं वाटर सरफेस के ऊपर से। मच चीपर है, फ्रिक्शन जो है वो कम से कम होता है, घर्षण कम होता है, तो इसलिए फ्यूल कंजप्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो एज कंपेयर टू रेलवे एंड रोड नेटवर्क, फ्यूल कंजप्शन भी बहुत ही कम होता है, तो इसलिए भी ये चीप पड़ता है। तो बहुत ही एक चीप एंड अफोर्डेबल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रोवाइड करता है हमें वाटरवेज। वाटरवेज जो है ना, वो दो तरह से वाटरवेज, या फिर ये कहें कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो डिवाइडेड है दो पार्ट में। एक है आपका इनलैंड वाटरवेज, और एक है आपका सी या ओवरसीज वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है भाई? जब हम कॉन्टिनेंट के ऊपर रिवर्स कैनाल्स के थ्रू जो है वो मूवमेंट करते हैं, तब हम इनलैंड वाटरवेज उनको बोलते हैं जनरली। और जब हम ओपन सी में, यानी कि ओशियंस के अंदर जब हम ट्रेवल करते हैं शिप वगैरह के थ्रू, तो उसको हम और सी रूट या फिर ओशियंस रूट हम उनको बोलते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करते चलेंगे इंडिया के बारे में भी, और एज वेल एज वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि दोनों ही बुक में आपके ये चैप्टर हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों बुक में है, एक में इंडिया के बारे में बात की गई है, एक में बात की गई है वर्ल्ड के बारे में। तो हम पहले इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ एडवांटेज हैं जो आप पॉइंट आउट कर सकते हो जब आप आंसर लिखते हो। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल्स, को ले जाने में ये सुटेबल है ना। इट इज फ्यूल एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, फ्यूल भी कम लेता है और इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन भी बहुत ही कम करता है ये। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज टू टाइप्स, दो टाइप का होता है, इनलैंड वाटरवेज और ओशियनिक वाटरवेज। अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसके ऊपर कि दो तरह का ही होता है। फिर बात आती है ओशियनिक रूट्स की। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं भाई। कितने? 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, लेकर के गुजरात में कांडला, ठीक है। फिर उसके बाद मुंबई में आपका मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, गोवा में मारमागांव प्ले पोर्ट है। उसके बाद फिर आप देखोगे तो तमिलनाडु के अंदर पोर्ट है। फिर आप विशाखापट्टनम, आपका पारादीप, है ना। चेन्नई, चेन्नई का भी पोर्ट नीचे रहता है तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद फिर आप देखोगे तो ऊपर आ जाता है आपका हल्दिया, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ट्रांसपोर्ट जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वहां पर हम मैप में वो डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि फिर आप हल्दिया और कोलकाता पोर्ट तक की बात है। तो लेकर के आपके वेस्टर्न कोस्ट, गुजरात की कोस्ट से लेकर के और ईस्टर्न में आपके कोलकाता तक, यानी कि वेस्ट बंगाल तक, आपके 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, जो इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो 185 मेजर पोर्ट, सॉरी माइनर पोर्ट है।
185 185 के आसपास छोटे पोर्ट हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं ओशियनिक रूट को। ठीक है, 95% इंडियन फॉरेन ट्रेड, देखो कितनी बड़ी बात है, 95% जो फॉरेन ट्रेड है इंडिया का बाई वॉल्यूम आपका किससे होता है, वाटरवेज के थ्रू होता है। और 70% जो ट्रेड है वो बाई वैल्यू है ना, वैल्यू की बात करते हैं तो 70, यानी अगर 100 रुपए का भी ट्रेड करते हैं तो 70 रुपए का ट्रेड हम बाई ओशियन करते हैं। अगर टोटल हम 100 कमोडिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं यानी ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से 95 कमोडिटीज को हम बाई ओशियन रूट ट्रेड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, apart from the international trade, these are also used for the purpose of transportation between the islands and the rest of the country। हमारे जो आइलैंड हैं, यानी जो एक तरफ अंडमान निकोबार, एक तरफ आपके जो लक्षद्वीप वगैरह के आइलैंड है, उनसे लेकर के आपके कंट्री तक का ट्रांसपोर्टेशन भी इन्हीं के थ्रू होता है। और आपकी कोस्टल शिपिंग वगैरह है वो भी इसके वाटरवेज के थ्रू होती है। और इनलैंड वाटरवेज तो है ही इंपॉर्टेंट। इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो इंडिया के अंदर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जो है वो बनाई गई थी। कब बनाई गई थी भाई ये अथॉरिटी? ये बनाई गई थी 1986 में। ठीक है, एक अथॉरिटी बनाई गई 1986 में, जिसको क्या बोलते थे, उसको नाम दिया गया था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, जो इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने का काम करेगी, मेंटेन करने का काम करेगी। और 19 डेट याद रखना, 1986 में इसको बनाया गया था। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ पर NHAI थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो नेशनल हाईवे को मेंटेन और कंस्ट्रक्शन का काम करती थी, तो वैसे ये अथॉरिटी है। और यहाँ पर जो वाटरवेज हैं उनको क्या बोला गया है, NH1, नेशनल वाटरवेज नंबर 1, है ना। हाईवे अगर देखोगे ना, अगर मैं आपको डेट बताऊं NHAI की, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये 1988 में एक एक्ट पास किया गया था जिसमें ये बात की गई थी कि हम नेशनल हाईवे को डेवलप करने के लिए एक अथॉरिटी बनाएंगे। और ये बनी कब थी? 1995 में ये बनी थी। कंस्ट्रक्शन बेसिक ये डिक्लेयर बाद में हुई हो और बनी बाद में हो NHAI, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में ना आप देखो कितने ही हाईवे जो है वो इसने बना दिए, सैकड़ों हाईवे जो है ये बना करके इन्होंने अब तक तैयार कर दिए। और इवन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा एक दिन में सबसे लंबा हाईवे कंस्ट्रक्शन करने का रिकॉर्ड इंडिया के ही नाम है। ठीक है, तो ये काफी ताबड़तोड़ काम कर रही है NHAI तो। लेकिन जो आपकी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है ना, वो इतने डेवलप नहीं कर पाई है। उसके बहुत सारे रीजन है, अकेले इस बेचारे की कमी नहीं है ना। गवर्नमेंट का सपोर्ट करना भी इसका एक रीजन हो सकता है। आपकी जो रिवर्स हैं उनमें वाटर का फ्लो भी एक जैसा नहीं रहता, वो भी एक रीजन रह सकता है। आपकी रिवर से जो है वो वाटर को डाइवर्ट किया जा रहा है डिफरेंट कैनाल में, तो वो भी एक रीजन हो सकता है ना। आपकी जो रिवर्स को लेकर के लोगों की जो एक धार्मिक आस्थाएं हैं, है ना, जहां पर जगह जगह पर आपको अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन हैं इसके जिसकी वजह से ये डेवलप नहीं हुआ है इतने ज्यादा। बट फिर भी हम 3 पे डिस्कस करेंगे। NW1 नेशनल वाटरवेज नंबर 1, ये गंगा रिवर में कहाँ से है भाई? इलाहाबाद। इलाहाबाद को प्रयागराज बोला जाता है, प्रयागराज से हल्दिया तक है ये। और ये लगभग 1620 किलोमीटर का एक स्ट्रेच प्रोवाइड करता है, जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये देखो, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है, हल्दिया से फरक्का, लगभग 560 किलोमीटर का है ये। फिर फरक्का से पटना लगभग 460 किलोमीटर है। और फिर पटना से लेकर के इलाहाबाद ये कितना है भाई, लगभग 600 किलोमीटर का स्ट्रेच आपको प्रोवाइड करता है, जो नेविगेबल है, यानी जहां पर हम शिप चलाते हैं। ठीक है, ये डिक्लेयर कब हुआ था? NW1 डिक्लेयर हुआ था 27 अक्टूबर 1986 में। ठीक है, ये अथॉरिटी बनने के बाद ये पहला इन्होंने NW1 नेशनल वाटरवेज नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया था। फिर उसके बाद NW2 यानी नेशनल वाटरवेज नंबर 2, ये कहाँ है भाई? ये है सादिया से डुबरी तक, लगभग ये 891 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर को नेविगेबल जो स्ट्रेच है उसको यूज करता है। ठीक है, डिब्रूगढ़ तक लगभग जो इसका जो लेंथ है वो 1384 किलोमीटर की है। ठीक है, और ये कब डिक्लेयर हुआ था भाई? ये हुआ था 26 अक्टूबर 1988 को। ठीक है, उसके बाद तीसरा NW3। NW3 जो है वो आपके साउथ में है, वो कहां पर है भाई? कोटापुरम
कोलम स्ट्रेच है, ये लगभग 205 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है ये। इट इंक्लूड 160 किलोमीटर ऑफ वेस्ट कोस्ट कैनाल अलोंग विद चंपारण कैनाल जो लगभग 23 किलोमीटर की है, और उद्योग मंडल कैनाल है लगभग 14 किलोमीटर की है। और इसकी डिक्लेरेशन कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1 फरवरी 1991 को। अब देखो, इनके बाद ना कोई बहुत ज्यादा वाटरवेज हमने डेवलप नहीं किए हैं, है ना, ये जो पहले किए थे, और इनका भी यूज इतना ज्यादा नहीं हो रहा। उसकी डिफरेंट रीजन है। रोड नेटवर्क के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, आपके रेलवे के साथ इसका कंपटीशन है, तो वो बेटर डेवलप हो पाए हैं अब तक। तो ये इंडिया के 3 वाटरवेज हैं, ये पूछे जा सकते हैं भाई आपके स्ट्रेचेस वगैरह, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इनलैंड वाटरवेज की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास लगभग 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवेज अवेलेबल है। लेकिन इतना होने के बाद भी ये सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है, और सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है किसका भाई? इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। इट कंपेराइज द रिवर्स के थ्रू है, ये कैनाल्स के थ्रू है, बैक वाटर के थ्रू है, जो कोस्टल रीजन में है आपका हो सकता है, तो वहां पर ये है। तो इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी वाज सेटअप इन 1986। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये 1986 में इसको सेटअप किया गया था, ठीक है। और डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज, किसके लिए डेवलप किया गया था इसको? जो वाटरवेज है उनको डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और उनको रेगुलेट करने के लिए इस अथॉरिटी को डेवलप किया गया था 1986 में। तो ये इंडिया के बारे में कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं, जो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं भाई, और आगे हम बात करेंगे सी रूट। सी रूट जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड के सी रूट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब देखो, अर्थ के ऊपर आप देखोगे तो लगभग 70%, अप्रोक्सीमेटली 70% आपको वाटर मिलता है। तो ओशियंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू लैंड। तो उन ओशन में आपको लंबे लंबे आपको क्या मिलेंगे? सी रूट मिलेंगे, जिनसे आपके शिप जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारा माल ढोते रहते हैं हर रोज, ठीक है। अब उन सी रूट्स को हम देखेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज बता दी कि भाई इनमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, कोई कॉस्ट नहीं रिक्वायर्ड होता, और सारे कनेक्टेड हैं, तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। वेरियस साइज के जो शिप्स हैं हम वो इन पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ये, चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हम सीधा आते हैं अब कहीं पे भाई, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सी रूट्स में सबसे पहले आता है भाई द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट ये क्या है? यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हो ना, ये अटलांटिक ओशन है, और ये अटलांटिक ओशन है, इसके साथ साथ ये पूरा आपका नॉर्दर्न पार्ट है ये, ठीक है। आप देखोगे यूरोप है एक तरफ आपका यूएसए है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक है, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक में ये रूट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये रूट है, बहुत सारी चीजें, शुगर, रम, आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, टमैको, कॉटन, शुगर, है ना, गोल्ड, आपकी स्पाइसेस, हार्डवुड, ये सब इसमें अलग अलग चीजें जो है वो ट्रेड की जाती हैं। कहां से कहां तक कनेक्ट करता है? तो दो वेल डेवलप्ड एरिया जो है, यूरोप का आपका वेस्टर्न पार्ट, और इधर आप देखोगे यूएसए का ये ईस्टर्न पार्ट है, इसको ये कनेक्ट करता है। तो यहां देखो, दिस लिंक्स द नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, दी टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया है ये पूरी तरह से। आप देखोगे तो काफी डेवलपमेंट मिलता है दोनों तरफ देखने को। और ये रूट जो है वो द फॉरेन ट्रेड्स ओवर दिस रूट इज ग्रेटर देन दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड इस रूट से होता है वो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादा है। 1/4, कितना भाई? 1/4 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड मूव ऑन दिस रूट, इस रूट से होकर के जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रूट कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई? आपका नॉर्थ पैसिफिक रूट है वो, ठीक है। देन उसके बाद ये बीजीएस रूट है, तो इसको एक नाम दिया गया है, वो नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिग ट्रंक रूट। तो ये कई बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो बिग ट्रंक रूट कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ जो अटलांटिक रूट है आपका, वो आपका बिग ट्रंक रूट कहलाता है, ठीक है। तो ये था आपका पहला नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे, और आगे हमारा क्या है भाई? द मेडिटेरियन इंडियन रूट, इंडियन ओशन सी रूट।
तो इंडियन ओशन और मेडिटेरियन सी को, मेडिटेरियन सी आप जब मैप में देखोगे ना, मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक बार इसको इरेज करके, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ ये जो रीजन है यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो एक ओशन दिखाई देता है, सी दिखाई देता है, सॉरी ओशन नहीं है, सी है, जिसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी से और आपका इंडियन ओशन, इंडियन ओशन कहाँ है, ये इंडियन ओशन है, और ये रेड सी है यहाँ पर, इसको कनेक्ट करती है एक स्वेज कैनाल है जो कनेक्ट करती है इसको, और स्वेज कैनाल के ओपन होने के बाद इस रूट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्वेज कैनाल के बारे में हम फर्दर बात करेंगे जब कैनाल्स की बात करेंगे तब। अभी हम एक बार मेडिटेरियन सी रूट को देख लेते हैं। इसमें क्या है भाई, ये एक तो हार्ट है, ओल्ड वर्ल्ड का बोलते हैं इसको। दिस रूट पासिस थ्रू द हार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड एंड सर्व मोर कंट्रीज एंड पीपल्स देन एनी अदर रूट्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को ये सर्व करता है और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन भी इसके अंदर आती है, क्योंकि ये आपके जो एशिया का है ना, जो साउथ वेस्टर्न एशिया है उसको कनेक्ट करता है ये, ठीक है, साउथ ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया को कनेक्ट करता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसमें पोर्ट्स जो सैड, अदान, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो इसके ऊपर लगते हैं, और स्वेज कैनाल के ओपन होने के बाद इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ग्रेटली रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन लंदन से मुंबई के बीच में लगभग 9,600 किलोमीटर का, ये ध्यान रखना, 9,600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर दिया इसने। तो एक देख सकते हो कितना डिस्टेंस कम हुआ है। पहले जो कैनाल थी वो पहले जो शिप्स थी वो लंदन से मुंबई जाने के लिए ये रूट पकड़ती थी, कैप टाउन वाला, यहाँ से, और फिर यहाँ मुंबई आती थी। इतना घूम करके पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को घूम करके वो जो है मुंबई पहुंचती थी। अब वो सीधा पहुंच जाती है भाई कहाँ से, यहाँ से लंदन से जाएगी मेडिटेरियन सी, स्वेज कैनाल से रेड सी, और रेड सी से सीधा इंडियन ओशन में। तो ये एक बहुत ही छोटा रूट प्रोवाइड कर दिया, तो इसकी वजह से ये इसका सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ गया, और द कैप ऑफ गुड होप का जो या जिसको कैप टाउन आप बोल रहे हो उसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद फिर नेक्स्ट आप चलते हैं, वो क्या है भाई, द कैप ऑफ गुड होप। अब नेक्स्ट वही है, कैप ऑफ गुड होप टाउन जो रूट्स है उसकी हम बात करेंगे। दिस रूट कनेक्ट द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न यूरोप region with the Western Africa, Southwest Asia, and the commercial agriculture, livestock of economies of ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो कहाँ से भाई, ये पूरा रूट यहाँ से आता है आपका, और यहाँ इस रीजन से और पूरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ, और इधर आप ऊपर चले जाओगे तो ये आपका क्या है भाई, एशियन जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उसको ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस पहले आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा था, लेकिन स्वेज कैनाल के ओपन होने के बाद इसका इंपॉर्टेंस कम हुआ। लेकिन रिसेंटली आप देखोगे ना तो इस एरिया में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। क्या, अफ्रीका इज वन ऑफ द इंक्रीजिंग सॉरी द अफ्रीका इज वन ऑफ इंक्रीजिंग ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द रिच नेचुरल रिसोर्सेज। ये अफ्रीका नहीं, रूट्स आएगा ये, ट्रैफिक बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका, यस, the traffic between east and west africa is on the increasing due to the development of the rich natural resources such as gold, diamond, copper। क्या क्या चीजें मिलती हैं नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर, गोल्ड है, डायमंड है, कॉपर है, टीन है, ग्राउंड नट्स है, ऑयल है, एंड कॉफी एंड फ्रूट्स। इन सब की वजह से अब धीरे धीरे इसका दोबारा इंपॉर्टेंस फिर बढ़ रहा है, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे वहां पर डेवलप हो रही है, एग्रीकल्चर जो है अलाइड एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा की जा रही है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंस फिर बढ़ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। देन उसके बाद है भाई साउदर्न अटलांटिक सी रूट, साउथ अटलांटिक सी रूट। अब अटलांटिक का हमने नॉर्दर्न पार्ट तो कर लिया था, अब साउदर्न पार्ट की बात है। तो साउदर्न पार्ट में कौन कौन से एरिया लगते हैं भाई, अक्रॉस अटलांटिक जो ओशन है उसके बीच में कनेक्ट द वेस्टर्न यूरोप, कौन सा, वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करता है किसके साथ, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज विद ब्राजील। हाँ, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री को किसके साथ, ब्राजील वगैरह के साथ कनेक्ट करता है, और अर्जेंटीना, उरुग्वे, साउथ अमेरिका, और इसमें जो है वो ट्रैफिक भाई आपका कम है। अब ये तो आपको बता दिया कौन कौन सी कंट्री, बट द ट्रैफिक इज फार लेस ऑन दिस रूट। क्यों है भाई कम, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड डेवलपमेंट है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड डेवलपमेंट
एंड पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, पॉपुलेशन भी साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में ही कम है एज कंपेयर टू बाकी जो वर्ल्ड के एरिया है उनमें, ठीक है। ओनली साउथ ईस्टर्न ब्राजील एंड जो प्लाटा एस्चुरीज है वो पार्ट आपके साउथ अफ्रीकन के अंदर एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रीजन है, वहां पर इसका कुछ जो ट्रैफिक है वो आपको दिखाई देता है। या फिर इसके बाद रियो डी जनेरियो और केप टाउन के बीच में आपको कुछ ट्रैफिक वगैरह दिखाई देगा, जो थोड़ा बहुत है, बट थोड़ा बहुत ही है वो भी क्यों, क्योंकि लगभग सिमिलर प्रोडक्ट ही आपको वहां पर मिलते हैं, सिमिलर रिसोर्सेज ही दोनों तरफ आपके मिलते हैं, तो इतना ज्यादा ट्रैफिक वहां पर नहीं है। तो ये साउदर्न पैसिफिक जो आपको साउदर्न अटलांटिक सी रूट था। उसके बाद हम बात करेंगे द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट की। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट की अगर हम बात करें तो पैसिफिक के अंदर नॉर्थ में आपके दोनों ही तरह यहाँ पर भी डेवलप्ड एरिया रीजन लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये कनेक्ट किसको करता है भाई, एक तरफ कनेक्ट करता है ये ग्रेट सर्कल को, जिसमें वनका और योकोहामा है, और इनके सब के बीच में ये लगभग 2480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था ना उसको हाफ कर देता है, ठीक है। इसमें एक तरफ आपके नॉर्थ अमेरिकन पोर्ट्स लगते हैं, जिस और फिर आपके एशियन पोर्ट्स हैं, वैनकावर है, आपके पोर्टलैंड है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है, ठीक है। एंड दी अमेरिकन साइड इस ये अमेरिकन साइड है, सॉरी, जो वैनकावर है, पोर्टलैंड है, फ्रांस आपका फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है, ये सब आपके नॉर्थ अमेरिका की साइड है। और जो एशियन साइड है वो कौन से है भाई, योकोहामा, कोबे, उसके बाद आपका शंघाई, हांगकांग है ना, सिंगापुर, ये सब आपके एशिया की साइड पोर्ट लगते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि दोनों तरफ ही जो इकोनॉमी है वो काफी अच्छी खासी है, उनमें काफी ट्रेड होता है आपस में। देन उसके बाद है भाई साउथ पैसिफिक, नेक्स्ट आपका इसमें साउथ पैसिफिक है, लास्ट भी है ये, उसके बाद फिर कैनाल्स की बात करेंगे हम। तो साउथ पैसिफिक में क्या कनेक्ट करता है भाई, ये करता है कनेक्ट दी वेस्टर्न यूरोप को एंड द नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कनेक्ट करता है। और कुछ स्कैटर्ड जो पैसिफिक एरिया में जो आइलैंड हैं उनको भी आपस में कनेक्ट करता है ये पनामा कैनाल के थ्रू। ये एक और कैनाल आ गई, अभी सुएज कैनाल की हमने बात की थी, एक और कैनाल है पनामा कैनाल, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, ये जो यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। दिस रूट इज आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग द हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया में भी पहुंचने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। पनामा से सिडनी तक को लगभग 12,000 किलोमीटर का जो रूट है। होनोलुलु एक इम्पोर्टेंट इस पर आपका पोर्ट मिलेगा जो रूट को डाइवर्ट करता है, यानी कि वहां पर आपके डिफरेंट साइड में रूट्स निकलते हैं, मैप में भी हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका था साउथ पैसिफिक सी रूट, मैप में यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं अगर, तो यहाँ पर आप देखोगे ये पनामा कैनाल है और ये होनोलुलु है। होनोलुलु से यहाँ पर देखो, इधर भी इधर भी इधर चारों तरफ आपके जो है वो रूट डाइवर्ट हो रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है आपका साउथ पैसिफिक में, होनोलुलु, तो ये ध्यान जरूर रखना है। तो ये सारे पोर्ट थे भाई द साउथ पैसिफिक सी रूट के अंदर। उसके बाद आपका कोस्टल शिपिंग की बात आती है, कोस्ट के साथ साथ आपकी जो शिपिंग है एक कोस्ट से दूसरे सॉरी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के साथ जो शिपिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई से गोवा तक जाना है तो बाई शिप भी जा सकते हैं, कि जो आपकी कोस्टल शिपिंग है उसके थ्रू जो शिप्स हैं वो माल भी लेकर के जाते हैं, इवन आपके पैसेंजर को भी लेकर के जाते हैं, तो उनको हम कोस्टल शिपिंग बोलते हैं। तो इंडिया जैसा कंट्री, इंडिया है, यूएसए है ना, देखो यहाँ पे यूएसए, चाइना, इंडिया, इन कंट्री में लॉन्ग कोस्ट लाइन है, लंबी लंबी कोस्ट लाइन है, तो लंबी कोस्ट लाइन है तो वो एक एडवांटेज देती है कोस्टल शिपिंग को भी डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम काफी माल जो है वो और जो पैसेंजर हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके बाद फिर आता है भाई शिपिंग कैनाल, कैनाल्स के बारे में, और दो ही कैनाल है, सुएज कैनाल और पनामा कैनाल, काफी इंपॉर्टेंट है। सुएज कैनाल की बात करते हैं हम, पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम पिक्चर भी मैंने आपको दिखानी है वो भी मैं दिखाऊंगा। सुएज कैनाल का कंस्ट्रक्शन होता है 1869 में, कब होता है भाई, 1869 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इजिप्ट कंट्री के अंदर है ये, जो पोर्ट है, जो पोर्ट सैड एंड नॉर्थ में इसका स्वेज पोर्ट है वो उसको कनेक्ट करता है।
इजिप्ट ही इसको कंट्रोल कर रहा है अभी, ठीक है। और जो रेवेन्यू कमाता है ना, जैसे हम टोल देते हैं सड़क पर जाने, हाईवे पर हम जा रहे हैं तो बीच बीच में आपने टोल्स वगैरह देखे होंगे। तो वो टोल्स आपसे क्या लेते हैं, कुछ चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं कि आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करें उसके लिए। तो सेम है, स्वेज कैनाल जो आपको फैसिलिटी दे रही है उसके लिए भी वो एक टोल वसूलती है वहां पर, लेकिन ये टोल बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। तो स्वेज कैनाल है, और इस कैनाल से मेडिटेरियन सी, बहुत बार पूछा जाता है कि स्वेज कैनाल किन दो ओशंस को कनेक्ट करती है, तो मेडिटेरियन एंड सी, रेड सी को ये कनेक्ट करती है आपस में। यूरोप को एक बहुत ही अच्छा गेटवे मिल गया है भाई इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए। और ये जो स्वेज कैनाल है, इससे जो कैप ऑफ गुड होप है इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है, इट इज ए सी लेवल कैनाल विदाउट एनी लॉक सिस्टम, कोई लॉक सिस्टम नहीं है। और 160 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है, कितनी है, अबाउट 160 किलोमीटर लंबी है, और 11 to 15 मीटर डीप है, गहरी है ना। लगभग 100, अबाउट 100 शिप्स ट्रेवल डेली, इसमें लगभग 100 शिप जो है वो डेली ट्रेवल करती हैं। ईच शिप्स टेक 10 to 12 आवर्स टू क्रॉस दिस रूट, इसको क्रॉस करने में 10 से 12 घंटे का टाइम एक शिप को लगता है ना। और यहाँ पर आगे देखो, the tolls are so heavy that some find it cheaper to go by the Cape of Good Hope longer route, यानी कि कुछ शिप्स जिनमें कोई ऐसा मटेरियल नहीं होता जिसको पहुंचने में कोई देर होने का डर नहीं रहता, यानी अगर कोई शिप जिसको टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है वो इस रूट को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोल बहुत ज्यादा लगता है, वो फिर लॉन्ग रूट से होकर के गुजर जाते हैं, कैप टाउन होकर के गुजर जाते हैं वो, ठीक है। तो ये स्वेज कैनाल थी भाई। मैं एक बार पिक्चर और आपको दिखा देता हूँ, ये जो पीछे पिक्चर है, सॉरी, हाँ ये देखो, ये आपको दिखाई दे रही है, ये मेडिटेरियन सी है भाई, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से, और ये रेड सी है, ये पूरा ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये कैनाल बनी हुई है, आर्टिफिशियल कैनाल है, इसको काट करके बनाया गया, 160 किलोमीटर लंबी जगह को काट करके कैनाल डेवलप की गई है। अच्छी बात है कि लेवल जो है वो इनमें मिसमैच नहीं हुआ, जिससे लॉक सिस्टम नहीं है तो आसानी से जो है वो क्रॉस कर लेती हैं शिप। बस एक ही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, तो बहुत सारी शिप एक साथ नहीं गुजर सकती, एक साइड का ही ट्रैफिक एक साथ जाता है, उनको एक साइड का ट्रैफिक एक साइड खोला जाता है, बाकी दूसरी साइड का उसको ब्लॉक रखते हैं, फिर बाद में दूसरी साइड का ट्रैफिक खोलते हैं। तो इस तरह से इसमें गुजरती है, मेडिटेरियन और सी को ये कनेक्ट करती है। 1989 में ये ओपन कर दी गई थी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, 160 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। यहाँ पर ये भी आप देख रहे हो, ये इतने बड़े बड़े शिप यहाँ से पास होकर के जाते हैं, ठीक है। तो ये स्वेज कैनाल है, मैप के अंदर आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है भाई, नेक्स्ट आपका है पनामा कैनाल। ये कैनाल भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें लॉक सिस्टम है, इसका जो लेवल है ना वो जो है वो एक जैसा नहीं है, इसलिए इनको मिलाया नहीं जा सकता। अगर दोनों ही ओशन का वाटर लेवल एक जैसा होता तो इनको काट करके जो ये रीजन था इसको पूरा काट करके और इसको मैच कर देते, मिला देते, कोई लॉक सिस्टम की जरूरत नहीं होती। बट अब इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसको मैच नहीं किया जा सकता। शिप यहाँ आती है, फिर इसमें वाटर डाल करके ऊपर उठाया जाता है, फिर इस लेवल तक पहुंचती है, फिर वाटर डाल के उठाया जाता है, फिर इस लेवल पे पहुंच जाएगी, फिर वाटर डाल के उठाया जाएगा, फिर इस लेवल पर आपकी शिप पहुंचती है। तो इस तरह से लॉक सिस्टम के थ्रू, 6 लॉक सिस्टम है इसमें, इनके थ्रू शिप जो है वो पास होती है। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि बहुत बड़ी शिप नहीं गुजर सकती, टाइम लगता है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, तो ये लिमिटेशन है इसके, ठीक है। कनेक्ट किसको करता है भाई, ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को किसके साथ, पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है, और अबाउट 72 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है, 72 किलोमीटर ही लंबा है स्वेज पनामा कैनाल। और इसमें 6 लॉक सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये इसकी कुछ हाँ, न्यूयॉर्क से लेकर के सैन फ्रांसिस्को के बीच में ये लगभग 13,000 किलोमीटर का एक जो शॉर्टर रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है, सेंट्रल यूएसए और ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया के भी रूट को शॉर्ट करता है, ये छोटा करता है।
तो ये स्वेज कैनाल है, नहीं सॉरी पनामा कैनाल है, स्वेज कैनाल का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये दो कैनाल्स थी। उसके बाद इनलैंड वाटरवेज पे आते हैं। अभी इंडिया के इनलैंड वाटरवेज हमने डिस्कस कर लिए थे, वाटरवेज नंबर 1 2 3, है ना। अब हम वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। तो नेविगेबिलिटी जो है वो किन रिवर्स में है, वाटर फ्लो कैसा है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम या टेक्नोलॉजी किस तरह की है, ये सब ये सब जो है वो मिलकर के किसी इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, रिवर्स के अंदर नेविगेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि उसकी चौड़ाई अच्छी होनी चाहिए, गहराई अच्छी होनी चाहिए, वाटर का फ्लो अच्छा होना चाहिए, है ना। और फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और रिसोर्सेज होने चाहिए जिनको हम आराम से ट्रांसफर कर सकें। तो अब इसमें इंडिया के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड में काफी अच्छे खासे इनलैंड वाटरवेज हैं जिनको डेवलप किया गया है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है राइन वाटरवेज। राइन वाटरवेज कहाँ है भाई? जर्मनी के अंदर राइन रिवर है, आपने 10th में पढ़ा होगा। जो जर्मनी है उसमें एक रिवर है राइन, काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। आप जब नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हो तो वहां पर इसका जिक्र आता है। तो राइन रिवर जो है ना, राइन वाटरवेज, ये लगभग 700 किलोमीटर तक नेविगेबल है। और कहाँ से कहाँ तक है देखो, ये मैप भी आपको दिखाया गया है। ये मैप यहाँ पर आप देखो, नीदरलैंड से लेकर के और ये कनेक्ट करता है कहाँ तक, स्विट्जरलैंड तक कनेक्ट करता है, जर्मनी से बहता हुआ। तो ये रूट नीदरलैंड टू स्विट्जरलैंड कनेक्ट करता है। ओशन गोइंग वेसल्स हैं, काफी कार्गो वगैरह के शिप वगैरह इसमें बहुत ज्यादा गुजरते हैं। और ये आप अगर देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, रूहर रीजन है जर्मनी का, कोल फील्ड है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, है ना। तो उनको कनेक्ट करता हुआ जाता है। और ये काफी हैविली यूज्ड होता है, यानी कि काफी बिजी रूट है जहां पर लगभग 20,000 ओशियन शिप्स जो है वो गुजरते हैं, बड़े शिप गुजरते हैं साल भर में। और 2 लाख के करीब जो वेसल्स हैं, यानी छोटे साइज के शिप्स हैं एज कम्पेयर टू जो लार्ज शिप है उनसे, वो यहाँ से गुजरते हैं। कहाँ कहाँ तक जाते हैं भाई, किस एरिया कनेक्ट करते हैं? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड, इन सबको ये कनेक्ट करते हैं। किसके साथ? नॉर्थ पैसिफिक सी रूट तक ये आपको रूट प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट है भाई डानुबे वाटरवेज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? यूरोप में। ये भी यूरोप के रीजन में आपका है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। स्लोवाकिया का रीजन है, स्लोवाकिया। और आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका हंगरी है। तो स्लोवाकिया और हंगरी के रीजन से यहाँ से ये निकल करके चलती है और फिर ये जाती है कहाँ पर? क्रोएशिया के बॉर्डर। और फिर आप यहाँ देखियो सर्बिया का जो रीजन है उससे पास होती हुई सर्बिया के अंदर से, और फिर ये यहाँ से जाती है बुल्गारिया और रोमानिया के बॉर्डर से बहती हुई और फिर आपके ब्लैक सी तक ये जाती है, ठीक है। तो ये दानुबे रिवर है। ये 2-3 नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। और फिर ये फ्लो होकर के कहां तक? ब्लैक सी तक जाती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ब्लैक सी तक ये जाती है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती हैं, वो व्हीट है, मेज है, टिम्बर है एंड मशीनरीज वगैरह हैं जो इसमें आपकी एक्सपोर्ट की जाती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूरोप का इनलैंड वाटरवेज है। उसके बाद आता है वोल्गा वाटरवेज। ये रशिया के अंदर है भाई। कहाँ है? रशिया में। रशिया में बहुत सारे वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं, बट वोल्गा उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवेज है। और ये नेविगेबल है। कितना? लगभग 11,200 किलोमीटर लंबा, ठीक है। और ये कहा जाता है? ड्रेन इनटू कैस्पियन सी, कैस्पियन सी तक ये पहुंचाता है आपका। वोल्गा मॉस्को कैनाल कनेक्ट होती है इसके साथ, मॉस्को रीजन को सर्विस प्रोवाइड करता है। वोल्गो डाउन कैनाल है जो कि कहाँ तक लेके जाती है? ब्लैक सी तक लेके जाती है। ब्लैक सी आपका यहाँ पर दिखा था जो बुल्गारिया के पास है। तो यहाँ तक ये कनेक्ट करती है। तो ये वोल्गा वाटरवेज भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट वाटरवेज है। उसके बाद ग्रेट लेक ऑफ, हाँ वोल्गा का मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ भाई, 1 मिनट। इसका मैप भी है, मैंने थोड़ा छोटा कर रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वोल्गा रिवर है, यहाँ से निकलती है। रशिया का ये रीजन है भाई, ठीक है। यहाँ से ही निकलती है बहती हुई, फिर ये धीरे धीरे जाकर के इधर ये ब्लैक सी तक, कैस्पियन सॉरी कैस्पियन सी तक जाती है। इधर ब्लैक सी है, तो इधर भी इसको कनेक्ट किया गया है। जो डिफरेंट वाटरवेज हैं उनके थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया गया है ब्लैक सी तक भी। तो कैस्पियन सी उधर है, ब्लैक सी इधर है। तो ये पूरा रशिया के अंदर है, हाँ, ठीक है। ये कजाकिस्तान वगैरह का रीजन लगता है, यूक्रेन का ये रीजन आपको लगता है, बट ये रशिया के अंदर से बहती हुई जाती है। तो ये भी आपको मैप के अगर देखा जाए तो आपको जरूर इसमें दिखा सकते हो,
ठीक है। देन उसके बाद फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, आपका जो लेक जो इनलैंड वाटरवेज है वो कौन सा है भाई? अरे हो जा डिलीट, चलो छोटा कर देते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, है ना। चलो डिलीट ही जाने दो, हो ही नहीं रहा, क्या हो गया? हम इसको छोटा कर देते हैं भाई, डिलीट तो हो नहीं रहा है, कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, तो इसको यहाँ साइड में कर देते हैं। चलो, अब है द ग्रेट लेक एंड सेंट लॉरेंस जो सीवेज है उसको हम कनेक्ट करते हैं भाई, सॉरी उसको हम देखते हैं। अब ये कहाँ है भाई? ग्रेट लेक नॉर्थ अमेरिका के अंदर, सुपीरियर लेक वगैरह है ना, वहां पर हॉर्न एरी और ओंटेरियो जो लेक्स हैं उनको ये कनेक्ट करती है आपस में, जो आपके शो कैनाल एंड वेललैंड कैनाल्स हैं वो भी इस वाटरवेज को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये इसका भी मैप है हमारे पास। ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है और यूएसए पूरा डेवलप्ड है, तो यहाँ पर जो पोर्ट वोर्ट है वो पूरी तरह से इक्विपेटेड है, जो फैसिलिटीज हैं पोर्ट की उनके साथ। और यहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है इनका, ग्रेट लेक वाला रिसोर्सेज रिच एरिया है, तो ये यहाँ से ये आपका जो अटलांटिक सी है वहां तक ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी तरह की शिप्स जो है वो इनसे गुजरती है हर रोज। इसका मैप भी अगर हम देखें तो आ जाओ ऊपर, हाँ ये देखो, ये जो रीजन है ना पूरा, ये आपका क्या है? ग्रेट लेक है। इसमें द सुपीरियर लेक है, फिर आपके मतलब बहुत सारी लेक्स को मिला करके ये बना है ना। हॉर्न लेक्स है, तो ये सारी लेक्स देखो यहाँ तक है, और फिर ये रूट आपको प्रोवाइड करता है कहाँ तक? यहाँ गल्फ ऑफ लॉरेंस तक, यहाँ तक ये आपको वाटरवेज रूट प्रोवाइड करता है, और एक तरफ आपका ये अटलांटिक सी से भी कनेक्ट करता है। तो ये आपका यूएसए के अंदर है, द ग्रेट लेक जो है वो सी रूट इसको बोलते हैं। तो यूएसए में काफी डेवलप्ड एरिया है ये, और यहाँ पर बहुत सारा वाटरवेज के थ्रू जो मटेरियल्स है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड जो रॉ मटेरियल्स है वो ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इवन जो ट्रांसशिपमेंट भी यहाँ पर होते हैं। ट्रांसशिपमेंट मतलब जो शिपमेंट से छोटे वेसल्स में भी ट्रांसफर किया जाता है बड़े बड़े शिप से, ताकि वो जो छोटे रूट्स हैं उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, कुछ रूट्स ऐसे हैं जो जहां पर बड़े शिप्स नहीं जा सकते, है ना, वहां पर क्या है भाई? रैपिड्स हैं, रैपिड्स बने हुए हैं। रैपिड्स क्या होते हैं? अगर फिजिकल ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो उसमें आप जरूर देखते हो, रिवर्स के बीच में ना कई बार रिवर्स वगैरह ऐसे घूम करके जाती हैं, बहुत ज्यादा वो जिसको हम बोलते हैं मिएंडर्स बनाती हुई। तो दोनों तरफ हाईलैंड होती हैं, तो उनमें बड़े शिप नहीं जा सकते, छोटे शिप ही वहां पर जा सकते हैं, इसलिए ट्रांसशिपिंग की जाती है वहां पर, छोटे शिप्स में माल को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं भाई मिसिसिपी। एक और वाटरवेज आपका बचता है जो है मिसिसिपी वाटरवेज। मिसिसिपी वाटरवेज यूएसए के अंदर है। ये मैप आपको दिख रहा है, ये क्या है? यूएसए अमेरिका है, अमेरिकन स्टेट। अमेरिका में 53 स्टेट्स हैं, है ना, यूनाइटेड स्टेट बोला जाता है। तो 53 स्टेट्स को मिलाकर के ये एक देश बनाया है यूएसए। तो इसमें यहां से आप देखोगे ये जो रीजन है, यहाँ से ये मिसिसिपी रिवर निकलती है, इसके सेंट्रल रीजन को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको तक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो इंटरनल पार्ट है यूएसए का उसको कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको तक, और फिर ये वाटरवेज प्रोवाइड करती है ओपन ओशन के अंदर। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं वहां भी इतनी इंफॉर्मेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। द मिसिसिपी ओहियो वाटरवेज इसको बोला जाता है, यूएसए के इंटरनल पार्ट को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको तक। तो ये काफी यहाँ पर भी काफी डेवलप्ड एरिया है, तो यहाँ पर जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है। तो काफी कमोडिटीज को यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। तो ये आपका जो एक पार्ट था वाटरवेज का, आई होप कुछ चीजें आपको बड़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। एक नेक्स्ट एक और वीडियो हम लेकर के आएंगे। हम छोटे छोटे पार्ट में इस चैप्टर को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ छूटे ना, कोशिश कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो इंडिया के और वर्ल्ड के एयर ट्रांसपोर्ट दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।